Hello students, today we are going to start the second lecture of the topic cell of class 9 and it is also included in class 8 also. अभी तक जो हम लोगों ने सेल में पढ़ा दैट इज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ. अब जो सेल है अब अगर वो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है तो किस लिए बोला गया है क्यों क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो इट मीन्स सेल के अंदर कुछ ना कुछ होगा जो उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा. जिस तरह से हम लोग हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं. इफ़ वी आर ऑर्गेनिज्म एंड आवर फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है. इसी तरह से अगर सेल एक बॉडी है यानी कि इफ़ अ सिंगल सेल रिप्रेजेंट्स अ बॉडी दैट मीन्स इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर तो उसमें क्या होगा एक सेल ही सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा. यानी कि कहीं ना कहीं सेल के अंदर क्या होगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो उसके फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे. इट मीन्स जो फंक्शंस है सेल के दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है तो उसके फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है ऑर्गन्स. लेकिन और सेल है अगर हम माइन्यूट लेवल पर जाए तो सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है ऑर्गेनेलीज जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं सेल में होता क्या है. सेल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि जो सेल होता है सेल में जो आउटर कवरिंग होती है जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ दिस इज एन आउटर कवरिंग यानी कि इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री जैसे हमारी एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है स्किन. इसी तरह से सेल की जो एक्सटर्नल कवरिंग है हम इसको क्या बोलते हैं दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. ये जो कवरिंग होती है कैसी होती है इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होती है. इट कैन मूव. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यानी कि सेल की जो आउटर कवरिंग क्या है दैट इज इट इज़ एन आउटर थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये बस मैं एक आउटलाइन दे रही हूँ आपको यहाँ पर. नेक्स्ट अब और क्या क्या होगा सेल के अंदर. सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस यानी कि जिसकी वजह से सेल लिविंग होगा यानी कि इस सेल के अंदर कोई जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. जेली लाइक यानी कि जो ना पूरी तरह से लिक्विड हो ना पूरी तरह से सॉलिड हो ऐसा मटेरियल यहाँ पर एक सेमी सॉलिड यानी कि जिसको हम जेली लाइक जेलेटिनस मटेरियल बोलेंगे दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल एंड दिस इज़ नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अगर किसी सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है तो वी कंसिडर अ लिविंग सेल. लेकिन अगर ये जेली लाइक सब्सटेंस इस सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो सेल इज डेड. यानी कि इसी प्रोटोप्लाज्म को अब प्रोटोप्लाज्म क्या है दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच मेक्स द सेल लिविंग. अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है यानी कि जितनी भी रिएक्शंस होगी वो इसी के अंदर होगी प्रोटोप्लाज्म. अब यहाँ पर देखो सेल जो है जैसे हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ अ ब्रेन. इसी तरह से सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है दैट इज़ न्यूक्लियस. यानी कि सेल का कंट्रोल सेंटर क्या हुआ दैट इज़ न्यूक्लियस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. ये क्या हुआ एक ऑर्गेनेली हुआ. हमने क्या बताया था कि जो फंक्शंस है सेल के दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेल ऑर्गेनेलीज. तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस क्या है ये सेल के सारी एक्टिविटीज़ का एक कंट्रोल सेंटर है. ठीक है. अब ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो इसके अंदर भी कोई इसी तरह का लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस इसको हम पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म. और ये प्रोटोप्लाज्म जो इट कंसिस्ट ऑफ यानी कि जो एक न्यूक्लियस से बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा दिस इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस.
और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि सारी रिएक्शंस जो है जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगी वो सब कहाँ होगी, इस जेली लाइक मटेरियल के अंदर होगी. अब यहाँ पर ये देखो कि सेल के अंदर यानी कि जो मेन कंपोनेंट सेल के अंदर क्या क्या होगा, सेल किस किस से बना होगा. सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग दैट इज द सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट jelly like substance that is protoplasm and its main control center that is a nucleus. ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे फीचर्स सेल को क्या बनाते हैं, ये सारे फीचर्स जो है सेल को लिविंग बनाते हैं. एंड ड्यू टू दीज फीचर्स सेल कैन इंटरैक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि वो अपने आउटर इन्वायरमेंट के लिए किस तरह के रिस्पॉन्स शो करता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये सेल के इन फीचर्स पर शो करेगा. ये हुआ हमारा ये. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हम इसकी एक्सटर्नल कवरिंग को डिस्कस करेंगे और सेल की जो एक्सटर्नल कवरिंग है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट सेल मेम्ब्रेन. अब सेल की हमने पहले भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, दैट वाज अ डेड सेल. और उसके बाद जो है लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया. बहुत ज़्यादा उस समय माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे. इट कैन बी ऑब्जर्व एज सिंपल माइक्रोस्कोप. लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है या उसके ऑर्गेनलीज है दे कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन दैट इज़ अ हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से सेल के स्ट्रक्चर को के बारे में पता लगाया गया. और तब ये पता लगा कि सेल के स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है, किस ऑर्गेनली का क्या फंक्शन होगा और किस तरह से फंक्शन को परफॉर्म करेगा. अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन. आप देखो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, जैसे हमने पहले भी आपको एग्जांपल्स बताए थे, कोई भी सेल है उसमें जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है, यानी कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पहले ही बताया it is the outermost flexible covering of the cell that separates the cell content from its environment. यानी कि सेल के आसपास का ये बाहर का environment है सेल का, यानी कि ये सेल को अपने environment के से इस environment अंदर वाला मटेरियल जो है अंदर सेल को जो है बाहर के environment से separate out करने का काम कौन करती है, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. अब ये सेल मेम्ब्रेन जब आउटर बाउंड्री है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज भी करता होगा. कुछ चीज़ें अंदर जाती होंगी, कुछ बाहर जाती होंगी, और वो किसके थ्रू होगा, दैट अकर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन. आप यहाँ पर देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. यहाँ हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल एक वर्ड होता है सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल जो वर्ड है विच दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस. ये आप ये देखिए ये एक बैरियर है, अगर कोई चीज़ इधर से इधर जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, जैसे दिस इज़ अ परमिएबिलिटी. ये क्या हुआ, परमिएबिलिटी. जैसे हम लोग घर में स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू अगर हम कोई भी लिक्विड डालेंगे तो वो नीचे लिक्विड चला जाएगा और सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऊपर रह जाता है, ठीक है. तो वो स्ट्रेनर किसका काम कर रहा है, इट दैट इज़ दिस फिनोमिना इज़ नोन एज परमिएबिलिटी. यानी कि जब कोई सब्सटेंस किसी बैरियर के थ्रू कोई चीज़ पास हो जाती है तो हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी. जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा बैरियर का काम करता है जो ये सेलेक्ट करेगा
किस पार्टिकल को, किस चीज़ को सेल के अंदर जाना है और किस चीज़ को सेल के बाहर भेजना है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। दैट मीन्स इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। समझ में आया सेलेक्टिवली परमेबल क्या होता है? दैट इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some materials from the cell। अब ऐसा कैसे सेल क्यों करता है? क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स यानी कि फैट्स, जैसे आप जानते हैं, लिपिड्स आप लोग नहीं जानते होंगे। फैट्स जो है उनको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? लिपिड्स के अंदर ही काउंट करते हैं। तो लिपिड्स का काम क्या है? आप देखो, आप अपनी स्किन देखो, अगर आप अपनी स्किन को ऐसे पुश करते हो तो आपकी स्किन अंदर बाहर मतलब सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल है इसकी आउटर कवरिंग जो है वो क्या है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, यानी कि एक तरह के फैटी सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर को स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि सेल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से किससे देखा जा सकता है? दैट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को नाम दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मीन्स लिक्विड, मोज़ैक मीन्स पैटर्न्स। जैसे आप चेकर बोर्ड देखते हो, चेस बोर्ड देखते हो, उसमें ब्लैक और वाइट कलर के पैटर्न्स बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोज़ैक पैटर्न। कि एक वाइट है, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक है, तो मोज़ैक यानी कि ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होता है। तो यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स भी कैसे प्रेजेंट होते हैं? इसी मोज़ैक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप चेस बोर्ड में ब्लैक और वाइट कलर के जो है वो स्क्वायर्स देखते हो। मैं आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। यानी कि जो इसका जो सबसे स्ट्रक्चर स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने किया? दैट वाज स्टडीड बाय सिंगर एंड निकोलसन एंड ही गेव द नेम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन जो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिपिड लेयर्स। यानी कि देखो, मैंने आपको जो है ब्लैक कलर से शो किया हुआ है यहाँ पर। लिपिड लेयर मैच स्टिक्स जैसी लग रही है, तो ये मैच स्टिक जैसी जो है ये क्या है? लिपिड्स हैं। और लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। एक जिनमें आप देख रहे हो, दिस इज़ द हेड रीजन एंड दिस इज़ द इनर टेल रीजन। ये क्या है? इसका हेड रीजन है, राउंडेड, जैसे मैच स्टिक होता है तो उसमें ये हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। तो आप देख रहे हो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स कितनी लेयर में प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन 2 लेयर्स एंड देयर tails are focusing towards each other whereas heads are present on either side। यानी कि एक हेड ऊपर की तरफ है, एक हेड अंदर की तरफ है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है? एक तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है और एक तरफ हमारा इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट है। तो अब ये देखिए, यानी कि इसमें जो है, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? लिपिड्स के ये हेड रीजन्स प्रेजेंट है और ये टेल्स बीच में सेंटर की तरफ प्रेजेंट हो। यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स और उन दोनों के ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर वाले सरफेसेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। आप देखिए यहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड्स के दोनों सरफेसेस पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्कल। तो ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? दे आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस। ये जो प्रोटीन्स जो सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक मीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड्स हेड। हेड के सरफेस पर जो प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, अंदर और बाहर, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। साथ में
कुछ प्रोटीन्स जो है इन लिपिड लेयर्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स के बीच में देखिए दोनों साइड पे हम देखो लिपिड की लेयर के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो है दे आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। एम्बेडेड मतलब ये इन लिपिड लेयर के बीच में फंसे हुए हैं। तो यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 layers of lipids with proteins on either side and some proteins embedded within the lipid bilayer। ये देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे सैंडविच हो। सैंडविच के दीज आर द 2 sides और ये बीच में ये फिलिंग की तरह क्या काम कर रहे हैं? दैट इज़ द लिपिड्स। तो यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ 2 layers of lipids with proteins on either side। इसमें जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स जैसे जो है जैसे मैंने आपको बताया फैट्स क्या होते हैं? दे मेल्ट अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो मेल्ट करने लगते हैं। तो यानी कि जो लिपिड्स हैं ये क्या है? दे आर नॉट सॉलिड नॉट ट्रूली लिक्विड। यानी कि क्या है? इनकी कंसिस्टेंसी बीच की है और प्रोटीन्स कैसे? सॉलिड है। तो ये कैसा लग रहा है? जैसे फ्लूइड, और ये फ्लूइड की तरह है और ये इनके बीच में सॉलिड, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों की बुक्स में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो है ये बताया है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की, और वो किस तरह से उनका अरेंजमेंट हो। दैट इज इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ सैंडविच। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की। आप देखो सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमीबा, हम लोग देखते हैं अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो सिंगल सेल्ड है तो वो अपने फूड को कैसे लेगा? यानी कि फूड है तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल है, जैसे ये है, और ये क्या करेगा? ये अपना इस तरह से जो है वो क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन है ये पूरी, और ये क्या करेगा? ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। और ये इस तरह से जो है वो क्या बनाएगा? ये इस तरह के पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फूड को इनगल्फ करेगा और ये इस तरह से वापस मूव कर जाएगा। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा जैसे, उसमें जो फूड का इंटेक होगा, यानी कि इंटेक ऑफ फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड फूड हो, किसी भी तरह के मटेरियल या फूड का इंटेक अगर बाहर के एनवायरनमेंट से करना हो तो कैसे करेगा? दैट अकर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये क्यों कर सकते हैं? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल है तो वो मूव कर सकती है। तो यहाँ पर दिस प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर, साइटोसिस में इंटेक ऑफ फूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब देखो जब सेल ने फूड लिया तो सेल के अंदर वेस्ट भी क्रिएट होगा, तो वो वेस्ट भी कैसे जाएगा? वेस्ट भी इसी तरह से जाएगा जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन जब से तो वो क्या करेगी? इस तरह से वो ओपन होगी और वो जो है वेस्ट को बाहर फेंक देगा, फिर बाहर फेंकने के बाद फिर वो वापस जो है वो अटैच हो जाएगी। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई भी सेल अपने वेस्ट को जो है वो बाहर फेंक सकते। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल थ्रोज वेस्ट आउट ऑफ द सेल एंड दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। यानी कि इनटेक ऑफ मटेरियल through the cell membrane is called endocytosis and throwing of waste out of the cell is called exocytosis, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमीबा, क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट
ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पहले बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब वो कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू अलाउ करेगी कि किस पार्टिकल को वो अंदर लेगा और किसको वो बाहर अलाउ करेगा मूव करने के लिए, यानी कि ड्यू टू इट्स selectively permeability. Selective permeability, cell membrane allows the entry and exit of materials from the cell. अब देखो किस तरह से कोई भी सब्सटेंस सेल से मूव कर सकता है। अब देखो there are two process of movement of substances from the cell, that is diffusion and the osmosis. डिफ्यूजन, जब आप पहले मैं इनकी डेफिनेशन फिर मैं बताऊंगी कौन से पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर सकते हैं। आप देखो डिफ्यूजन होता है अगर कोई भी पार्टिकल्स चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, अभी मैं कॉमन बात कर रही हूँ कि कोई किसी भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इफ एनी पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर उस पार्टिकल्स की क्या है, दैट इज इट इज़ हैविंग द हायर कंसंट्रेशन। ये देख लीजिए, दिस इज हैविंग द हायर कंसंट्रेशन और यहाँ पर क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। इसमें ऐसे देख लेते हैं हम लोग, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। अब ये देखिए कि अगर यहाँ पर तो ये पार्टिकल्स दिस इज हैविंग द हायर, मतलब ज़्यादा है तो ये क्या बोलेंगे हम, हायर कंसंट्रेशन, इधर कम है तो दैट इज लोअर कंसंट्रेशन। अगर पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। यानी कि जब पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और इसके बीच में, क्योंकि जब हम सेल की बात करते हैं तो ये क्या है, सेल के आइदर साइड, यानी कि अगर ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन के इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो पार्टिकल्स इसके थ्रू मूव करेंगे, तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं, डिफ्यूजन हमेशा गैसेस की बात करते हैं कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी कि सेल से जो है मूवमेंट ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जब देखो हम लोग व्हेन वी इनहेल एयर, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वी आर गिविंग CO2। तो ये कैसे हो रहा है, दैट इज अकरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स जो है, प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा के थ्रू ड्यूरिंग डे टाइम दे टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीजेस ऑक्सीजन। ये जो लीव के सरफेस के थ्रू जो है प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड, कंसंट्रेशन मतलब कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से। जब हम लोग सांस लेंगे, यानी कि व्हेन वी इनहेल एयर वी टेक ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन एंड रिलीजेस CO2 टू द इन्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और हम CO2 को हमारी बॉडी रिमूव करेगी। इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए CO2 की कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर कम है और बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, दे टेक CO2 की हेल्प से क्या बनाते हैं, प्लांट्स फूड बनाते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट्स को चाहिए CO2। तो CO2 को लेंगे प्लांट्स और
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो ये किसके थ्रू होगा? दैट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। यानी कि जब भी हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो हम लोग किसकी बात करें? मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन from its higher concentration to lower concentration. This is known as diffusion. ये तो बात हुई गैसेस की, यानी कि गैसेस का मूवमेंट सेल के थ्रू कैसे होगा? गैसेस का मूवमेंट होगा जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप देखो, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। सेकेंड मेथड है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी क्या है? अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, लेकिन जब हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं तो हम सिंपल डिफ्यूजन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस। लेकिन अगर हम बात करें जो है लिक्विड की, यानी कि वाटर की, अगर वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो का कोई वो रोल नहीं है, उस तरह से नहीं है, रोक नहीं, लेकिन क्योंकि वो गैसेस है। यहाँ पर जब हम सब लिक्विड की बात करते हैं, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर across the membrane from its higher concentration to lower concentration is called osmosis. लेकिन जब हम movement of gases बोलते हैं across the membrane, this process is called diffusion. लेकिन osmosis जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं, वाटर की, यानी कि सेल से वाटर बाहर जाना या बाहर से सेल के अंदर वाटर एंटर करना। ठीक है, तो इसमें बैरियर का काम कौन कर रहा है? किसके थ्रू होगा ये? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जब भी हम ऑस्मोसिस बोलते हैं दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट मीन्स ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन बट ऑफ वाटर। ये हुआ। आप देखो, जब सेल में हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यानी कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहीं ना कहीं कुछ किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वाटर जो है वो वाटर का मूवमेंट डिपेंड करे, वाटर का मूवमेंट जो है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट। यानी कि अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ दैट इज़ अ सोल्यूशन। यानी कि क्या होता है? सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन है वो किससे बनता है? दैट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे लिक्विड, जैसे हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूट इज अ सॉलिड लाइक सॉल्ट एंड शुगर, जैसे हम सॉल्ट और शुगर की बात करते हैं। तो वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट, क्योंकि हमें वाटर प्योर तो होगा नहीं, वाटर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि एक तरह से हम लोग अगर वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ वाटर नहीं होगा, न बाहर वाटर होता है, क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? उसके अंदर कुछ सॉल्यूट यानी कि सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ सोल्यूट। यानी कि वाटर और उसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग सॉल्ट और शुगर ले लेते हैं, सॉल्यूट। तो इट मीन्स जो ये वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। यानी कि जब हम वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन टाइप ऑफ सोल्यूशन टू अनदर सोल्यूशन। अभी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर वाटर सेल के अंदर जाता है तो हम इस फिनोमेना को बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम इसको? एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्मोसिस। एक्स मीन्स बाहर, और सेल के अंदर जाएगा तो दिस इज एंड, मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने ऑस्मोसिस से रिलेटेड 2 टर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक्सोस्मोसिस, एक्स मीन्स बाहर, जब सेल से वाटर जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, दैट इज एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल।
एक्स मीन्स बाहर, जब वाटर सेल के अंदर से बाहर चला जाए तो दिस इज नोन एक्सोस्मोसिस। एक होता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एंड मीन्स अंदर, अगर बाहर है तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। वाटर कहाँ आ गया? सेल के अंदर आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। दैट इज एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू द सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एंड एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड, दिस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किसका बना होगा? वो बना होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि अगर किसी सॉल्यूट में, मान लेते हैं हम लोग जो है 2 सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ सॉल्वेंट। अगर हम एक जगह लेते हैं सॉल्वेंट, लेते हैं 100 ml वाटर, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट दैट इज़ 10 ग्राम्स सॉल्ट या शुगर, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पर हम लोग एक लेते हैं 100 ml वाटर और इसमें डालते हैं हम 20 ग्राम्स सॉल्ट, एक हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट मीन्स सॉलिड एंड सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड, जो जनरली क्या होता है? वाटर। अब देखो, अगर हम एक यानी कि कंपेयर करें तो दोनों में हमने वाटर का अमाउंट सेम लिया है, लेकिन सॉल्यूट हमने वेरी किया है, यानी एक जगह हमने 10 ग्राम लिया है और एक जगह हमने लिया है 20 ग्राम। यानी कि अगर हम एक दूसरे को कंपेयर करें तो ये सॉल्यूशन जो है दैट इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे? हाईली कंसनट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, हम इन दोनों को कम, तो ये क्या बोलेंगे? इसको जो है वो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमिन करने का काम कौन करेगा? सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमिन करने का काम करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। अब हम ये शुरू करते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। अब ये देखिए यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे सेल व्हेन ही प्लेस्ड अ लिविंग मटेरियल यानी कि सेल इनटू अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस? क्या उसकी शेप में कोई चेंज आएगा? इस बेस पर जो है 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपो मीन्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है उसको हम सेल सैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप। सैप का मतलब वाटर प्लस सॉल्यूट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेस भी होंगी, सब कुछ प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल के अंदर जो है दैट इज सेल सैप। और एक जो हम किसी चीज़ में कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम उसकी अपनी उसके अंदर भी सॉल्यूट लेंगे। अब ये देखिए एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, उसको हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे? और अंदर जो वाला जो है हम उसको क्या नाम देंगे? अंदर वाले को हम जो है वो बोलेंगे सेल सैप। सेल के अंदर जो है दैट इज सेल सैप और जो बाहर है दैट इज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? इस बेस पर जो है देयर आर 3 टाइप्स। हाइपोटोनिक, दैट इज हाइपो मीन्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की एक अलग कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम उसमें कोई सेल रखें और वो सेल उसमें रखने से जो है सेल का साइज़, उस मटेरियल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? जैसे अगर हम इफ़ वी प्लेस द रेजिन्स इन द वाटर, यानी कि किशमिश को अगर हम पानी में रखेंगे तो क्या होगा? किशमिश जो है कुछ टाइम बाद जो है स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी कि उसमें क्या है? किशमिश के अंदर क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि शुगर ज़्यादा है। शुगर क्या हो गया हमारा?
सॉल्यूट हो गया, और बाहर हमने वाटर लिया है, इसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट, ठीक। तो इट मीन्स यहाँ पर जब जो है बाहर से वाटर, यानी कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन एक्सटर्नल मीडियम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेल सैप, तो इट मीन्स वाटर किधर से किधर मूव करेगा, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर फ्रॉम आउटसाइड मूव्स इनटू द सेल. It means this solution is less concentrated in comparison to the cell sap. So this solution is called hypotonic solution. इसका एग्जाम्पल हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अगर रेजिन्स को हम वाटर में डिप करते हैं तो रेजिन्स के लिए वाटर क्या है, दिस इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपर मीन्स मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. हम किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल मीडियम विच सराउंड्स द सेल. दिस इज द सेल. यहाँ पर हमने जब सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा जिससे जो है वो उसका साइज जो है, किसी मटेरियल का साइज क्या हो गया, उसका साइज कम हो गया, यानी कि वो श्रिंक हो गया. इट मीन्स जो उसके अंदर वाटर था वो कहाँ आ गया, वो वाटर जो है उस बॉडी से यानी कि सेल से बाहर आ गया. अब यहाँ देखिए कि इट मीन्स अगर वाटर बाहर कब आएगा, इट मीन्स सेल सैप जो है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो बाहर किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई एक्सटर्नल मीडियम में, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन. इट मीन्स बाहर वाला सोल्यूशन कैसा हो गया, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर in external solution is less than that of cell sap, then the water from the cell moves out and the cell size decreases. cell size जब decrease होगा तो हमने इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया, एग्जॉस्ट में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे, एक्स ऑस्मोसिस. मूवमेंट ऑफ वाटर इज एक्सऑस्मोसिस. और जब हम वाटर सेल को यानी कि किशमिश को हमने पानी में रखा तो क्या किया, उसने क्या शो किया, वाटर मूव्स इनसाइड, एंड व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसो मीन्स सेम, कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यानी कि जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, सेल when we place a cell in a particular solution, और इस solution में रख के हमें नहीं पता क्या कंसंट्रेशन है, और इसमें रखने के बाद इसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि सेल साइज रिमेन्स द सेम. इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज सेम. जब दोनों की वाटर की कंसंट्रेशन बाहर और सेल के अंदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन दोनों तरफ सेम होगी, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जितना वाटर बाहर आएगा सेल से उतना ही अंदर जाएगा, जिस वजह से वाटर का मूवमेंट क्या होगा, अनइक्वल नहीं होगा. जो मूवमेंट है वाटर का दैट इज इक्वल, दैट इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो. तो हाउ कैन यू डिफाइन आइसोटोनिक सोल्यूशन? Solution in which the amount of water when the amount of water present in external medium is similar to same to that of cell sap. When the concentration of water in external medium is similar to same as that of cell sap, then the movement of water takes place in both the directions. That means जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा. इट मीन्स मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट इज नॉट ज़ीरो. मूवमेंट कितना होगा, यानी कि अगर हम दोनों को देखेंगे, अगर 1 ml अंदर गया तो 1 ml बाहर आ गया, तो इट मीन्स जो मूवमेंट हो वो कितना हुआ, दैट इज नेट मूवमेंट इज ज़ीरो. These are 3 types of solutions, और एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. What happens when a cell is placed in hypotonic solution? What happens when a cell is placed in hypertonic solution and isotonic solution? It means when a plant or an animal cell is placed in hypertonic solution, then endosmosis occurs. Endosmosis means inward movement of water occurs. क्यों? क्योंकि बाहर water की concentration ज़्यादा है. What happens when a cell placed in hypertonic solution?
वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, व्हाई? बिकॉज बाहर वाले सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आइसोटोनिक में दोनों सेल सैप की और बाहर के अंदर दोनों की जो है वो सेम कंसंट्रेशन के सोल्यूशन है। इट मीन्स मूवमेंट तो होगा लेकिन मूवमेंट इक्वल होगा। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये दैट मीन्स अब देख लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया सेल से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस। इसका मतलब जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और या फिर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हुई बाहर, किसके कंपैरिजन? सेल सैप के कंपैरिजन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और व्हेन वी प्लेस अ प्लांट और एनिमल सेल it results in movement of water inside the cell and the cell swells up and it results in endosmosis। यानी कि पहले ही बता चुके एंडोस्मोसिस क्या, दैट इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसका एग्जाम्पल मिलता है व्हेन यू प्लेस रेजिन्स इन वाटर दे स्वेल्स अप। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक more concentrated solution, कौन सा? external solution, when the outer or the external solution is more concentrated, that is more concentrated मतलब than that of cell sap। यानी कि क्या हुआ कि external solution जो है वो ज़्यादा concentrated कब होगा? जब cell sap के comparison में external solution में solute की amount ज़्यादा हुई। it means सेल के अंदर वाटर, सेल सैप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। इट मीन्स ऐसे केस में क्या होगा, जब हम उसको एक सेल को उसमें रखेंगे तो क्या होगा? वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड इट रिजल्ट्स इन एक्सॉस्मोसिस एंड सेल साइज डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। अगर हम ग्रेप्स को कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे तो उसकी स्किन के ऊपर ग्रेप्स का साइज छोटा हो जाएगा और उसकी स्किन के ऊपर आपको रिंकल्स दिखाई देने लगेंगे। थर्ड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं आप और सोल्यूट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज दैट सिमिलर टू दैट ऑफ सेल सैप, देन देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज 0 एंड सेल साइज डू नॉट इंक्रीज। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से और बुक से रीड करेंगे इस टॉपिक्स को, और फिर जो है आप एक बार इसको बहुत अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे डील करेंगे। ओके, थैंक यू।